को प्रोग्राम में कैसे यूज करेंगे ये हमने सीख लिया था। आगे चलते हैं और फंक्शंस में कुछ आगे के टॉपिक हैं भी। जैसे कॉन्सेप्ट आता है हमारा नेस्टेड फंक्शन का। नेस्टेड फंक्शन क्या होते हैं? अगर हम किसी फंक्शन को एक दूसरे फंक्शन के ब्लॉक में डिफाइन करते हैं तो ऐसे फंक्शन को नेस्टेड फंक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक फंक्शन बनाया शो नाम से। इसके अंदर मैंने कोई एक मैसेज लिखा, दिस इज शो। अब इसी फंक्शन के ब्लॉक में मैंने एक और फंक्शन बना दिया, लेट अस सपोज डिस्क नाम से, और इसके अंदर अपना कोई भी कोड हम लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख दिया दिस इज। उसके बाद ये मेरा शो फंक्शन के अंदर के स्टेटमेंट चल रहा है, लिख दिया एंड ऑफ शो। तो अब जब भी कोई फंक्शन हमारा किसी दूसरे फंक्शन के ब्लॉक में डिफाइन किया जाता है तो उसे नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर ये हम क्या कहेंगे, इसको नेस्टेड फंक्शन कहेंगे। ये हमारा नेस्टेड फंक्शन है और जिसके अंदर इसको डिफाइन किया गया है उसको आउटर फंक्शन या टॉप लेवल फंक्शन के नाम से जाना जाता है। टॉप लेवल फंक्शन, ठीक है। तो अभी तक पाइथन में हमने जितने भी फंक्शंस बनाए हैं उन सबको हम टॉप लेवल फंक्शंस के नाम से जान सकते हैं, क्योंकि वो किसी के अंदर नहीं बनाए गए थे, डायरेक्ट प्रोग्राम के अंदर बनाए गए थे, ठीक है। आज हम सीख रहे हैं नेस्टेड फंक्शन। तो अब अगर मैं इस शो फंक्शन को कॉल करता हूं तो शो फंक्शन के अपने स्टेटमेंट चलते हैं। तो ये आउटपुट में आपको दिखाई देगा दिस इज शो। अब ये सीखना है क्या नेस्टेड फंक्शन भी कॉल हो जाएगा? आंसर इज नो। नेस्टेड फंक्शन कह रहा है मैं भी एक फंक्शन ही हूँ और मैं भी तभी एग्जीक्यूट होता हूँ जब मुझे कॉल किया जाएगा। बिना कॉल करे कोई भी फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता, चाहे वो नेस्टेड फंक्शन हो चाहे हमारा वो टॉप लेवल फंक्शन हो। तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन ये स्टेटमेंट तो शो फंक्शन के स्टेटमेंट है, ये तो चलेगा। हमने कहा ये चलेगा। तो शो फंक्शन के एग्जीक्यूट होने पर यानी कि टॉप लेवल फंक्शन के एग्जीक्यूट होने पर सिर्फ उसके स्टेटमेंट चलते हैं, उसके अंदर जो नेस्टेड फंक्शन है वो एग्जीक्यूट नहीं होता। सिर्फ आउटपुट में आप देखें तो दिस इज शो आया और एंड ऑफ शो आया। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि नेस्टेड फंक्शन को आप बना ही क्यों रहे हैं? आप जैसे आज तक बनाते आ रहे थे फंक्शन को टॉप लेवल पर, ऐसे ही बनाते रहिए। इसको बनाने की जरूरत क्या पड़ रही है? और अगर मुझे इसे कॉल करना होगा तो मैं कॉल करूंगा कैसे? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर डिस्क फंक्शन को कॉल करता हूँ एरर आ जाएगी, बोलेगा डिस्क इज नॉट डिफाइंड। तो ये दो बातों के हमें आंसर चाहिए कि आप नेस्टेड फंक्शन डिफाइन क्यों कर रहे हैं, और मान लीजिए कोई वजह होगी करने की तो फिर उसे कॉल कैसे करें, क्योंकि हम अभी कॉल कर रहे हैं तो एरर आ रही है। तो पहले दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर लेते हैं कि कॉल करने पर एरर क्यों आई। किसी भी फंक्शन के अंदर अगर मैं कोई वेरिएबल बनाता हूँ तो उसको हम लोकल वेरिएबल कहते हैं और उसका स्कोप उस फंक्शन के अंदर तक रहता है। उस फंक्शन के बाहर लोकल वेरिएबल को यूज नहीं किया जा सकता। उसी तरह से अगर किसी फंक्शन के अंदर एक नेस्टेड फंक्शन बना दिया जाए तो इसको लोकल फंक्शन के नाम से भी
हम लोग जानते हैं कि लोकल फंक्शन, दैट मीन्स इस फंक्शन का स्कोप इसके टॉप लेवल फंक्शन की बाउंड्री के अंदर ही रहेगा, उसके बाहर नहीं जाएगा। अब आप यहां से जब इसे कॉल कर रहे थे तो फिर तो आप उस बाउंड्री से बाहर आ गए। ये तो ऐसे हो गया ना कि शो फंक्शन के अंदर कोई आपने एक्स वेरिएबल बनाया और फिर आप यहाँ पर एक्स का यूज कर रहे हैं ऐसे करके, तो एरर तो आएगी हमारी, इसलिए आपकी एरर आ रही थी। अब पहले वाले क्वेश्चन का आंसर कि ऐसा क्यों करा आपने। कई बार ऐसा होता है कि मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं, प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में मैंने कोई एक फंक्शन डिफाइन करा, लेट अस सपोज F1। इसके अंदर मैं कुछ कोड बना रहा हूं। अब इमेजिन करिए कि जब मैं F1 फंक्शन को बना रहा था तो ये जो 3 लाइनें हैं जो मैंने यहाँ लिखी हैं, ये मैंने फिर से यहाँ लिख दी और मुझे आगे फिर से इनकी जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो एक फंक्शन के अंदर अगर किसी कोड को मुझे कई बार इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो मैं बार बार उसे लिख रहा हूं, तो मैंने क्या सोचा कि क्यों ना मैं इन 3 लाइन के कोड को जो बार बार मैं लिख रहा हूँ फंक्शन के अंदर, एक अलग फंक्शन बना के लिख दूं, लेट अस सपोज F2। और ये 3 लाइन का कोड मैंने यहाँ लिख दिया। अब जब भी मुझे F1 के अंदर से ये 3 लाइन का कोड मुझे चाहिए होगा, मैं 3 लाइनें ना लिखकर एक लाइन लिख दूंगा। F2 फंक्शन क्या करूंगा, मैं कॉल कर दूंगा। यहां से भी आपको ये 3 लाइनों का कोड चाहिए, F2 फंक्शन को मैं कॉल कर दूंगा। यहां से भी चाहिए, इसको मैं कॉल कर दूंगा। तो F1 फंक्शन को आप पहले से ज्यादा बेटर वे में बना पाएंगे, कम एफर्ट लगाकर बना पाएंगे। लेकिन F2 फंक्शन के साथ एक और चीज हो जाती है, वो ये कि अगर मान लीजिए आपके प्रोग्राम में कोई F3 नाम का फंक्शन भी है, अगर उसने अपने अंदर से F2 फंक्शन कॉल कर दिया तो यहां से भी चलेगा। भाई फंक्शन है, जो कॉल करेगा वो चलेगा। हम चाहते हैं कि ये फंक्शन का इस्तेमाल F3 ना कर पाए, क्योंकि F2 फंक्शन हम सबके लिए नहीं बना रहे हैं कि कोई भी आके इसे कॉल कर ले। हम सिर्फ इसे F1 तक ही सीमित करना चाहते हैं कि F1 को अगर कभी भी F2 फंक्शन की जरूरत पड़े तो F1 कॉल कर सकता है। बाकी के फंक्शन मेरे प्रोग्राम में F2 को नहीं देख पाएंगे, जान ही नहीं पाएंगे। तो अब अगर मैं F2 फंक्शन को टॉप लेवल फंक्शन बनाता हूँ तो वो सबके लिए रियूज हो जाएगा, पूरे प्रोग्राम में कहीं भी रियूज हो सकता है, कहीं से भी कॉल किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं F2 फंक्शन को F1 के स्कोप में डिफाइन कर दूं, F1 के अंदर ही डिफाइन कर दूं, तो उसका स्कोप सिर्फ कहां तक रह गया, अब F1 तक ही रह गया। अब जो भी उसे कॉल करेगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन हो सकता है, F1 हो सकता है। बाकी फंक्शन आप F2 को पहचानेंगे ही नहीं, क्योंकि वो स्कोप में किसके आ गया, F1 के अंदर आ गया। नेस्टेड फंक्शन इसी कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए लाई गई कि अगर आप विद इन अ फंक्शन कोड को रियूज करना चाहते हैं तो आप उस कोड को फंक्शन में बार बार मत लिखिए, उस कोड को फंक्शन के अंदर एक फंक्शन बना के लिख दीजिए, और जब भी उस कोड को आपको जरूरत पड़ रही है आप उसको कॉल कर सकते हैं। तो इसलिए कॉन्सेप्ट आया कि उसका नेस्टेड फंक्शन का। तो अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि भाई इसको कॉल कैसे करेंगे, तो सीधा सा आंसर अभी मैंने बताया, जो कॉन्सेप्ट उसमें आ गया कि नेस्टेड फंक्शन को उसका टॉप लेवल फंक्शन ही कॉल करेगा। तो अब कितनी बार करेगा उसकी मर्जी, मान लो यहां से कर दिया मैंने कॉल एक बार, उसके बाद फिर एक बार और कर दिया, जहां से जब भी जरूरत पड़ेगी आप कर सकते हैं। तो एक बार शो फंक्शन के चलने पर शो फंक्शन डिस्प का कोड 2 बार इस्तेमाल कर रहा है। आप 3 बार करो, 4 बार करो, 5 बार करो, 50 बार करो, मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन सिर्फ शो फंक्शन इसका इस्तेमाल करता है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए हम क्या कह सकते हैं
नेस्टेड फंक्शन या लोकल फंक्शन कह सकते हैं। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, जैसे लोकल वेरिएबल है, फंक्शन के अंदर होता है, फंक्शन के अंदर ही यूज हो सकता है, बाहर उसे ही नहीं यूज किया जा सकता। सेम कॉन्सेप्ट है लोकल फंक्शन या नेस्टेड फंक्शन का, जो सिर्फ और सिर्फ अपने टॉप लेवल फंक्शन के अंदर ही इस्तेमाल हो सकता है, कहीं और इस्तेमाल नहीं होगा। तो अगर आप ऐसा फंक्शन बनाना चाहते थे जो कहीं भी इस्तेमाल हो जाए, तो आप उसे टॉप लेवल फंक्शन बनाए, और आप चाहते हो वो सिर्फ एक ही फंक्शन के लिए इस्तेमाल हो, तो आप उसे उसी के अंदर नेस्टेड बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेस्टेड फंक्शन को अगर हम एक स्टेप आगे लेके चलें, तो एक कॉन्सेप्ट और बनता है जिसका नाम है क्लोजर फंक्शन। क्लोजर फंक्शन क्या होता है उसको समझ। क्लोजर फंक्शन और सिंपली क्लोजर, तो इसे कई बार सिंपली क्लोजर भी कहा जाता है। ऐसा नेस्टेड फंक्शन जो अपने टॉप लेवल फंक्शन के वेरिएबल को यूज कर पाए, अगर टॉप लेवल फंक्शन डिलीट भी हो जाए फिर भी उसके वेरिएबल को यूज कर पाए, ऐसे नेस्टेड फंक्शन को क्लोजर फंक्शन कहा जाता है। क्या मैंने बोला, मैं करके दिखाता हूँ। तो पहले आपने कहा कि क्लोजर फंक्शन इज ए नेस्टेड फंक्शन, या ऐसे कह सकते हैं क्लोजर फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ नेस्टेड फंक्शन। है तो ये नेस्टेड फंक्शन ही, लेकिन ये थोड़ा सा स्पेशल है। क्या स्पेशल है वो एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे आपने कहा कि पहले एक नेस्टेड फंक्शन बनाना होगा, तो एक टॉप लेवल फंक्शन बनाया, और इस टॉप लेवल फंक्शन के अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया एक्स इक्वल टू। तो अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि जो इसका नेस्टेड फंक्शन होगा, यहाँ लिख दिया मैंने, दिस इज दिस, क्या ये नेस्टेड फंक्शन अपने आउटर फंक्शन या अपने टॉप लेवल फंक्शन के जो वेरिएबल है लोकल वेरिएबल, क्या उनका यूज कर सकता है? अभी आपने इससे पहले पढ़ा है कि नेस्टेड फंक्शन होता है। अब हम एक कदम आगे बढ़ गए, अब हम ये पूछना चाहते हैं क्या नेस्टेड फंक्शन को ये राइट है कि वो अपने टॉप लेवल फंक्शन के वेरिएबल जो लोकल वेरिएबल है उसके, उनको यूज कर पाएगा? आंसर इज यस, ये राइट होता है। ठीक है, अब उसके बाद फिर मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर डिस्प फंक्शन को कॉल किया। डिस्प फंक्शन को यहाँ पर हमने क्या कर दिया, कॉल कर दिया। तो डिस्प फंक्शन क्या कर रहा है, अपने अंदर से अपने टॉप लेवल फंक्शन के वेरिएबल को यूज कर पा रहा है, हमने कहा। अब इसको मैं यहाँ पर कॉल करूंगा शो के लिए। तो जब शो फंक्शन कॉल होगा, तो शो अपने अंदर से क्या करेगा, एक लोकल वेरिएबल बनाएगा, उसके बाद डिस्प फंक्शन बनाएगा। डिस्प फंक्शन अपने अंदर से अपने टॉप लेवल फंक्शन का वेरिएबल यूज कर रहा है, फिर टॉप लेवल फंक्शन ने अपने नेस्टेड फंक्शन को कॉल कर दिया, फंक्शन कंप्लीट हो गया। हमने फिर टॉप लेवल फंक्शन को कॉल कर दिया, दिस इज दिस 10। अब अगर आपसे कहा जाए कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि मैं डिस्प फंक्शन को यहां से कॉल ना करूं और फंक्शन के बाहर से कॉल करूं, तो अब आप ये बताइए, अगर मैं आपसे कहूं एक्स की वैल्यू 10 को अगर मैं फंक्शन के अंदर के अलावा इस फंक्शन के बाहर से यूज करना चाहूं, तो क्या कोई तरीका है जो आप बता सकते हो कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू आ जाए, भले ही किसी और नाम से आए लेकिन मुझे मिल जाए? लोकल वेरिएबल फंक्शन के बाहर कैसे पहुंच सकते हैं? अभी तक हमें पढ़ाया गया था कि लोकल वेरिएबल सिर्फ फंक्शन के अंदर ही यूज हो सकते हैं। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि क्या कोई तरीका है कि लोकल वेरिएबल फंक्शन के बाहर मिल जाए हमारे लिए? रिटर्न। तो उसका आंसर क्या आता है, रिटर्न। अगर फंक्शन जब कंप्लीट हो और वो अपने लोकल वेरिएबल को, जो क्या मैं कह रहा हूँ उसको देखना, अभी इसको मैं हटाऊंगा। तो अगर यहाँ पर मैं लिख दूं ऐसे करके
शो फंक्शन मैंने कॉल किया, उसके बाद प्रिंट एक्स कराया तो एरर आ जाएगी, कहेगा एक्स तो उसका है, वही यूज करेगा। लेकिन मुझसे पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर कि भाई क्या लोकल वेरिएबल को कोई भी तरीका है कि फंक्शन के बाहर ले जाएं, तो आप आंसर क्या देंगे, यस, रिटर्न स्टेटमेंट उसका तरीका है। कैसे, देखो। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, रिटर्न लगाया और क्या लिख दिया यहाँ पर, x। अब x की जो वैल्यू है वो रिटर्न होगी, x की वैल्यू जो भी रही होगी, आपने 10 रखी है, 10 रिटर्न हो गई। कहाँ रिटर्न हो गई, जहां से शो फंक्शन कॉल किया गया था। तो लाइन नंबर 5 से शो फंक्शन कॉल किया गया है, तो लाइन नंबर 5 जब कंप्लीट होगी तो इस लाइन नंबर 5 का जो पूरा रिजल्ट होगा वो वही होगा जो शो फंक्शन रिटर्न कर रहा है, यानी कि इस पूरी की जगह पर क्या मान लो, 10 मान लो। अब इस चीज को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में किसी वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा तो मैं आगे के प्रोग्राम में भी यूज कर सकता हूँ। अब एक वेरिएबल आप बना रहे हैं, उसका नाम आप एक्स भी रख सकते थे, आप उसका नाम वाई रख लो, आप उसका नाम जेड रख लो, कुछ भी रख सकते हो। तो आप एक्स रखोगे तो भी चल जाएगा, वाई रखोगे तो भी ठीक है। तो वाई वेरिएबल जो शो फंक्शन से वैल्यू रिटर्न होकर आई है उस वैल्यू को स्टोर करेगा। अब शो फंक्शन से क्या वैल्यू रिटर्न होकर आई है, एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू क्या थी, 10। तो अब शो फंक्शन के बाद अगर एक्स को मैं यूज करना चाहता हूं तो मैं उस नाम से यूज करूंगा जिस वेरिएबल में शो फंक्शन से रिटर्न हुई एक्स की वैल्यू को स्टोर किया गया है। आप इसका नाम एक्स ही रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, बट ऐसा कोई रूल नहीं है कि उसी नाम से वेरिएबल बनाएगा जो आप बना रहे हैं। ठीक है, तो ज्यादा बार आप अलग नाम देख रहे होते हैं, आपको प्रैक्टिस अलग नाम की होनी चाहिए। तो लोकल वेरिएबल को फंक्शन के बाहर ले जाने का एक तरीका हो गया रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, अब यही चीज क्या मैं इसके साथ लगा सकता हूँ, दैट मीन्स, ध्यान से देखिएगा, मैंने इसलिए अलग टॉपिक पहले वेरिएबल के साथ करा दिया, हमें पढ़ना ये था। कोई भी फंक्शन जिस तरह से एक वेरिएबल रिटर्न करता है उसी तरह से कोई भी फंक्शन अपने नेस्टेड फंक्शन को भी रिटर्न कर सकता है या अपने आप को भी रिटर्न कर सकता है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, तो डिस्प का मतलब यहाँ जो नेस्टेड फंक्शन है वो है, तो हम यहाँ कॉल नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर डिस्प को रिटर्न कर रहे हैं। तो अब शो फंक्शन जब हमारा कॉल होगा तो शो फंक्शन इस बार क्या रिटर्न कर रहा है, अपना नेस्टेड फंक्शन रिटर्न कर रहा है। तो वो नेस्टेड फंक्शन मैं किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ, आप उस वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, तो लाइक मैंने वाई रख दिया। तो वाई वेरिएबल इस बार एक वैल्यू को स्टोर नहीं करेगा, वाई वेरिएबल इस बार शो फंक्शन से जो डिस्प फंक्शन रिटर्न हो रहा है उसको स्टोर करेगा। ठीक है, तो अब अगर किसी वेरिएबल में वैल्यू आई और उसको प्रिंट कराया तो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अगर किसी वेरिएबल में फंक्शन स्टोर हुआ है आकर और आप उसे प्रिंट कराते हैं तो फंक्शन क्या प्रिंट करेगा, अपना एड्रेस प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर जब मैं बाई को प्रिंट कराऊंगा तो बाई के अंदर जो फंक्शन रिटर्न होकर आया होगा उसका एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। तो किस फंक्शन का एड्रेस प्रिंट होगा, डिस्प का। तो डिस्प फंक्शन का एड्रेस आके प्रिंट हो गया। बट सर हम तो इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे, हम तो इस फंक्शन को कॉल करने में इंटरेस्टेड है। तो आप क्या कर सकते हैं, उस वेरिएबल के साथ कॉलिंग सिंबल लगा सकते हैं। तो अब जब आप किसी वेरिएबल के साथ कॉलिंग सिंबल लगाते हैं तो इसका मतलब है कि वो वेरिएबल जिस फंक्शन को स्टोर कर रहा है उस फंक्शन को कॉल कर देगा। तो बाई में कौन सा फंक्शन आके स्टोर हुआ है, डिस। तो इसका मतलब क्या होगा, डिस फंक्शन कॉल होगा, कॉल हो गया। अब अगर मैं दोबारा से डिस फंक्शन कॉल करना चाहूँ तो फिर से बाई कॉल कर दो, फिर कॉल हो गया। तो सर ये तो अब हम नेस्टेड फंक्शन को बाहर से कॉल करने लगे, हमने कहा
तो अभी तो आपने इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ाया था कि नेस्टेड फंक्शन इसलिए बनाते हैं ताकि बाहर से कॉल ना हो पाए, लेकिन आप ध्यान से देखो, बाहर से कॉल होने के लिए एक बार पहले टॉप लेवल फंक्शन से परमिशन तो लेनी पड़ रही है। अगर मैं नेस्टेड नहीं बनाता, टॉप लेवल सीधे बना देता डिस्क को, तो पहली बार में शो की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ कम से कम पहली बार में तो शो की जरूरत पड़ी रही है, बिना उसके हमें नेस्टेड फंक्शन तो बाहर मिल ही नहीं रहा है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए कि आप डिस्क फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, कितनी बार भी कॉल कर सकते हैं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं शो फंक्शन को डिलीट कर दूं? डेल शो, इससे क्या होगा, शो फंक्शन मेमोरी से डिलीट हो जाएगा। अगर शो फंक्शन मेमोरी से डिलीट हो जाएगा तो क्वेश्चन है क्या उसका नेस्टेड फंक्शन भी डिलीट हो जाएगा? क्या उसके अंदर के लोकल वेरिएबल भी यूज हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे? तो आंसर आता है नेस्टेड फंक्शन डिलीट तब होगा जब उस नेस्टेड फंक्शन को किसी और तरह से रेफर नहीं किया जा रहा है। लेकिन अगर आप जिस लाइन पर शो फंक्शन को डिलीट कर रहे हैं, उससे पहले आपने शो फंक्शन के अंदर जो नेस्टेड फंक्शन था उसको रिटर्न करा के एक वेरिएबल में स्टोर कर रखा है, इट मीन इस लाइन पर शो फंक्शन तो डिलीट हो जाएगा लेकिन उसके अंदर का नेस्टेड फंक्शन डिलीट नहीं होगा। अगर आपने ये लाइन चलाने से पहले ऐसे कर दिया होता तो अब शो फंक्शन के अंदर का जो नेस्टेड फंक्शन है वो भी डिलीट हो जाता। क्यों? क्योंकि उस तक पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो अगर मैंने नेस्टेड फंक्शन को रिटर्न करा के एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया है तो अब वो इंडिपेंडेंट हो गया। अब उसका टॉप लेवल फंक्शन डिलीट होने से वो नेस्टेड फंक्शन डिलीट नहीं होगा। सर चला के दिखाना एक बार। डिलीट करने के बाद अगर मैं शो फंक्शन कॉल करूंगा तो एरर आ जाएगी, बोलेगा शो नाम से तो फंक्शन ही नहीं है, खत्म हो गया, शो है ही नहीं। लेकिन मैं इसका नेस्टेड फंक्शन जो बाई वेरिएबल में स्टोर मैंने कर लिया है, अगर उसे कॉल करना चाहूँ तो अभी भी कर सकता हूँ। लेकिन सर फिर एक क्वेश्चन आया कि डिस्क फंक्शन अगर मेमोरी के अंदर अवेलेबल है तो वो अपने अंदर से एक्स वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहा है। एक्स वेरिएबल उसका अपना नहीं था, एक्स वेरिएबल शो फंक्शन का लोकल वेरिएबल था। अभी आपने शो फंक्शन को डिलीट कर दिया है, तो अब बाई जब कॉल होगा, डेट मीन्स डिस्क फंक्शन जब कॉल होगा, तो क्या वो अभी भी अपने अंदर एक्स का यूज कर पाएगा या एरर आएगी कि एक्स तो है ही नहीं, अब वो तो शो के साथ था, शो चला गया। तो यही कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, क्लोजर। क्लोजर फंक्शन क्या होता है? ऐसा नेस्टेड फंक्शन जो अपने टॉप लेवल फंक्शन के वेरिएबल को यूज कर पाता है इवन आफ्टर destroying इट्स टॉप लेवल फंक्शन। अगर आप किसी भी नेस्टेड फंक्शन के अंदर उसके टॉप लेवल फंक्शन के वेरिएबल यूज करते हैं और आप उस टॉप लेवल फंक्शन को डिलीट कर देते हैं रिटर्न कराने के बाद, नेस्टेड फंक्शन को रिटर्न कराने के बाद अगर टॉप लेवल फंक्शन को डिलीट कर देते हैं तो नेस्टेड फंक्शन अपने टॉप लेवल फंक्शन के जितने भी लोकल वेरिएबल हैं उनकी कॉपी क्रिएट कर लेता है। इसी वजह से ये उनको यूज कर पा रहा है। ऐसा नेस्टेड फंक्शन जो ये कर सकता है क्लोजर फंक्शन कहलाता है। तब क्लोजर फंक्शन क्या है? अपने टॉप लेवल फंक्शन के वेरिएबल को भी यूज कर पाए। कब? अगर वो टॉप लेवल फंक्शन डिलीट भी हो गया है तब भी। और ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है? क्लोजर फंक्शन कहलाता है। हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना। इंटरनली क्लोजर फंक्शन खुद से एक्स की कॉपी बना रहा है, हमें उसके लिए कोई कोड नहीं बना। तो ये क्या हो गया, हमारा क्लोजर फंक्शन हो जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम नेस्टेड फंक्शन पर आगे काम करना चाहते हैं लेकिन वो नेस्टेड जिसके अंदर था अब उसका यूज नहीं करना आगे, तो हम उसकी मेमोरी को फ्री करना चाहते हैं तो हम उसे डिलीट कर देते हैं। बट उसका जो नेस्टेड है हमने कभी जो रिटर्न कराया था अब उसको आगे अपने कोड में इस्तेमाल करते रहते हैं। तो फिर ऐसे कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? क्लोजर फंक्शन कहते हैं। पाइथन की लाइब्रेरी में एक फंक्शन है, बहुत फेमस है, डे टू डे प्रोग्रामिंग में यूज होता है।
इंटरव्यू के अंदर बहुत पूछा जाता है, प्रोजेक्ट में बहुत यूज होता है, ठीक है। उस फंक्शन का नाम है मैप फंक्शन। पाइथन की लाइब्रेरी का फंक्शन है, हमें नहीं बनाना है, अभी तक हम खुद बना रहे थे। ये एक ऐसा फंक्शन है जो पाइथन की लाइब्रेरी में पहले से ही आता है, ठीक है। आपको इसे बस पढ़ना है, अपने प्रोग्राम में इसका इस्तेमाल करना है। ये हमारे लिए क्या फायदा देगा, अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाता है मैप फंक्शन क्या करता है। तो मान लीजिए आपके पास कोई एक लिस्ट है, ठीक है। उस लिस्ट के अंदर बहुत सारे स्ट्रिंग एलिमेंट है, जानबूझकर मैं स्प्रिंग एलिमेंट रख रहा हूँ। आप इंटीजर रख लो, फ्लोट रख लो, कोई फर्क नहीं है, बट थोड़ा सा बेटर वे में हम समझ पाएंगे अगर ऐसा करते हैं। तो इसके अंदर मैंने कोई स्प्रिंग रख दी, मान लीजिए विराट, सूर्य कुमार, ईशान किशन, और मान लीजिए धीरे। अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, जल्दीबाजी में गलत आंसर आप दोगे। इस लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग्स एलिमेंट है, मुझे ये पता करना है कि जितने भी स्ट्रिंग एलिमेंट इस लिस्ट में है उनकी लेंथ क्या है, और वो सारी लेंथ वापस से एक लिस्ट में एज ए रिजल्ट मुझे चाहिए। जैसे विराट की लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5। तो मान लीजिए एक वाई नाम से लिस्ट बननी चाहिए जिसमें एक्स लिस्ट का पहला एलिमेंट की लेंथ आनी चाहिए 5, कॉमा, दूसरे एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे करके आपका आना चाहिए। आपको ये काम करना है, जितना अभी तक पढ़ाया गया है उसी से इस काम को करते हैं। तो देखो, अगर आप ये सोचोगे कि सर ये तो बड़ा आसान है, लेंथ फंक्शन लगा दो लिस्ट पर हो जाएगा, तो अपने आप से पूछिएगा ये कोड किसकी लेंथ निकालेगा, लिस्ट की लेंथ निकालेगा या लिस्ट के अंदर के जो एलिमेंट्स हैं उनकी लेंथ निकालेगा। लिस्ट की लेंथ निकालेगा, तो लिस्ट की लेंथ क्या है, 1 2 3 4। सर ये तो क्वेश्चन था ही नहीं, क्वेश्चन ये नहीं था। क्वेश्चन ये था कि लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी लेंथ निकालनी है। अब आपको शायद ये समझ में आएगा कि मैंने क्यों स्प्रिंग एलिमेंट लिए थे, क्योंकि स्प्रिंग एलिमेंट की लेंथ निकाली जा सकती है। ऐसा थोड़ा ना है कि आपने एक लिस्ट बना दी और अब आप मुझसे कह रहे हैं कि सर इसके अंदर के एलिमेंट की लेंथ निकाल दो, एरर आ जाएगी। इंटीजर की लेंथ थोड़ी निकाली जा सकती है, इसकी लेंथ नहीं निकाली जा सकती। स्ट्रिंग की लेंथ निकाली जा सकती होगी, या और भी चीजें होती है जिसकी लेंथ निकाली जा सकती है। इंटीजर फ्लोट की थोड़ी लेंथ निकलती है, कितने डिजिट है बताओ, लेंथ लगा दो फंक्शन, ऐसा थोड़ी कर सकते हो आप। तो करके दिखाना एक बार, हमें लग रहा शायद हो जाएगा, तो लगा चलो मन का भैर निकाल लो। तो मैंने सोचा 10 की लेंथ निकाल लो, तो 2 आनी चाहिए, 1 और 3। एरर आ गई कि भाई इंट के साथ लेंथ नहीं चलती, तो ना फ्लोट के साथ चलेगा। आप सोचो कि सर इसमें ना देखो 1 2 3 4 चीजें हैं, ऐसा तो ना होता। तो ये समझ में आ गई कि हर चीज की लेंथ नहीं निकलती, स्प्रिंग की निकलती है, लिस्ट की निकलती है, टपल की निकलती है, सेट की निकलती है, जो कंटेनर्स होते हैं उनकी लेंथ निकलती है। ठीक है, टाइम तो अपने आप में एक सिंगल वैल्यू है ना। ठीक है, चलो क्वेश्चन वापस घूमकर वही आ गया। इस लिस्ट के अंदर जितने भी स्प्रिंग एलिमेंट्स हैं उन सबकी लेंथ निकालनी। तो हमने कहा निकालनी नहीं है, प्रिंट नहीं करानी है, निकाल कर एक नई लिस्ट में रखनी है। फिर उस लिस्ट को हम प्रिंट कराना चाहें तो प्रिंट करा सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है, एक काम करो, पहले बाई नाम की खाली लिस्ट बना दो। बन गई। अब एक लूप लगा लो, फॉर आई इन एक्स। अब क्या होगा, आई के अंदर इस लिस्ट का एक एक एलिमेंट आता रहेगा हर इटरेशन। पहली बार में आई में विराट आएगा, अगली बार में ये सूर्य कुमार, अगली बार में ईशान किशन, अगली बार में वीरू। अब जो आई है वो अपने आप में एक एक एलिमेंट है, स्ट्रिंग टाइप का लिस्ट का, इस पर तो लेंथ चल जाएगा। हमने कहा इस पर लेंथ चला सकते हो।
तो लेन ऑफ आई पहली बार में विराट की लेंथ निकालेगा, लेन ऑफ आई अगली बार लूप चलेगा तो सूर्य कुमार की लेंथ निकालेगा। निकाल कर प्रिंट नहीं करनी है, कहाँ रख दो, वाई में रख दो, तो वाई डॉट अपेंड, उसके बाद वाई को प्रिंट कर दो, हो गया काम। एक्चुअल लिस्ट प्रिंट करानी है तो साथ में एक्चुअल लिस्ट भी प्रिंट कर दो, ताकि आपको अंदाजा लगता रहेगा कि किसकी लेंथ क्या है। विराट की लेंथ 5 है, सूर्य कुमार की लेंथ 11 है, ईशान किशन की लेंथ 12 है, वीरू की लेंथ 4 है। ऐसा क्यों करते हैं? हमने कहा कोई जरूरत नहीं पड़ती ऐसा करने की, बस मैं आपको मैप सिखा रहा हूँ अभी, इसके लिए मैं ये एग्जांपल बना रहा हूँ। अभी मैं आपको कुछ मीनिंगफुल करके दिखाऊंगा जहां पर आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसे हमारी मेरे पास एक लिस्ट है, इसमें बहुत सारे एम्प्लॉय की ना सैलरी स्टोर है, तो ये मीनिंगफुल है। कई एम्प्लॉय की सैलरी स्टोर है, अब आपसे कहा गया सबका 10% इंक्रीमेंट कर दो, सबका 10% इंक्रीमेंट, मतलब 10% इसकी सैलरी बढ़ा दो, 10% इसकी, सबके 10-10% सैलरी बढ़ा दो। उसके बाद क्या करना है, बढ़ाने के बाद एक नई लिस्ट में स्टोर कर दो। तो इसमें एग्जाम्पल में अगर मैं चलो करके दिखाता हूँ, 10-10% सबका इंक्रीमेंट कर दो, तो वाई खाली लिस्ट हो गई। ठीक है, तो अब मान लो इसका नाम मैंने, फिर वही लूप लगाया फॉर आई इन एक्स, एक्स में एक एक वैल्यू आ गई। अब मुझे एक्स में, आई में जो वैल्यू आ रही है उस पर 10% इंक्रीमेंट करना है। तो आई का 10% निकाला, आई की गुणा कर दी 10 से, भाग कर दिया 100 से, तो 10% इंक्रीमेंट, 10% निकल कर आ गया। अब इस 10% का जो भी निकल कर आया है वैल्यू, उसको वापस से उसी में जोड़ दो, यानी आई में फिर से जोड़ दो, तभी तो इंक्रीमेंट हुआ। जो आई में 30,000 है, 30,000 में जोड़ दो क्या, 30,000 का 10%। अब जो नई वैल्यू बनी उसको वापस से किस में डाल दो, वाई में डाल दो। ये तो मीनिंगफुल हो गया। अब आपका, हमने कहा ये थोड़ा सा मीनिंगफुल लगा, इसकी जरूरत तो बहुत होती होगी। इस तरह के हजारों एग्जाम्पल होंगे। अब इन दो से मैं अपना कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाऊंगा। 30,000 का 33,000 हो गया, 23,000 का 25,300 हो गया, 45,000 का 49,000 हो गया, 12,000 का 13,200 हो गया, 50,000 का 55,000 हो गया, है ना। अब मतलब आप कोई लॉजिक लगा सकते हैं, जो आप कह रहे हैं वो सही हो सकता है, एक बार ट्राई करके देखना। थिंग इज की लॉजिक हमारा ऐसे चलेगा कि लूप लगाना पड़ेगा। इस पर आप क्या कर सकते हैं, आप जो बेटर सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। हमारा जो यहाँ पर एक पर्पज है मैथ फंक्शन को पढ़ना, अभी तक ये पिक्चर में आया ही नहीं है। ये पिक्चर में आता है ये कहने के लिए कि मैं बिना लूप लगाए इस काम को करवा दूंगा, बिना लूप लगाए मैं इस काम को करा सकता हूँ। हमने कहा कैसे करा दोगे बिना लूप लगाए, एक एक एलिमेंट के पास तो जाना ही पड़ेगा। तो मैथ फंक्शन कह रहा है मेरे अंदर लूप होता है पहले से। आप क्या दोगे, आप मुझे लिस्ट दे दो, तो मैं मैथ फंक्शन को क्या करूंगा, मैथ फंक्शन को कॉल करूंगा और इसको क्या दे दूंगा, अपनी लिस्ट दे दूंगा, ये लिस्ट है भाई। तो मैप क्या करेगा, इस लिस्ट के ऊपर लूप लगा देगा अपने आप, अपने अंदर। जैसे मैंने लाइन नंबर 12 लिखी है ना, ऐसे ही मान लो इसने अपने अंदर से वो लाइन लिख रखी है, सिर्फ इंतजार इस बात का था कि यहाँ पर क्या आएगा, तो जो मैंने दे दिया मैप को, इंटरनल लूप में वो जाके सेट हो जाएगा। उसके बाद इसने, जैसे मैंने खाली लिस्ट बना रखी है ना, इसने भी अपने अंदर कुछ खाली बना रखा है जिसमें वो अपेंड करता रहेगा। लेकिन अब मैप को ये कैसे पता चलेगा कि इस लिस्ट के एक एक एलिमेंट पर जो कि इंटरनल लूप से आ रहा होगा क्या करना है, कुछ करना है, करने के बाद वापस से बाई जैसी लिस्ट में रखना है और मुझे ये वापस कर देगा कि मुझसे ले लो वो चीज। तो मैप अपने अंदर से लूप लगाकर इस लिस्ट के एक एक एलिमेंट पर कोई लॉजिक लगाता है और जो रिजल्ट है वापस से स्टोर करता है, और फिर जिसमें स्टोर करता है वो मुझे वापस कर देता है। एक लाइन में सारा काम हो जाता है। तो अब ये बताओ, मैप को हमने एक बात तो बता दी कि ये लिस्ट है,
लेकिन हमने ये तो बताया नहीं कि इस लिस्ट के हर एलिमेंट पर लॉजिक क्या लगाना है। इस लिस्ट के हर एलिमेंट पर हम 10% बढ़ाना चाहते हैं, या हर एलिमेंट की लेंथ निकालना चाहते हैं, क्या करना चाहते हो हर एलिमेंट के साथ, वो तो बताओ। वो कैसे बताते हैं? वो एक फंक्शन के थ्रू बताते हैं। तो हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा पहले, और उस फंक्शन में हमें अपना लॉजिक लिखना पड़ेगा। कौन सा लॉजिक? जो आप लिस्ट के एक एक एलिमेंट के साथ करना चाहते हैं। बनाओ फंक्शन। फिर हमने एक फंक्शन बनाया, किस नाम से बनाओ? किसी भी नाम से बना दो। मान लीजिए आपने बना दिया, यहाँ पर हम दूसरे वाले एग्जाम्पल की अगर बात करें, मान लीजिए इंक्रीमेंट नाम से बना दिया, किसी भी नाम से बना दो, ये तो अपने रीडेबिलिटी के लिए बना बनाते हैं। अब ये फंक्शन जब आप बनाते हैं, तो ये फंक्शन किसी एक एलिमेंट को ध्यान में रखते हुए आप बनाते हैं कि ये फंक्शन एक एलिमेंट का कैसे इंक्रीमेंट करेगा। तो जिस एलिमेंट का इंक्रीमेंट करेगा, उसको ये एज आर्गुमेंट रिसीव करेगा। लेट अस सपोज आई, कुछ ही मान लो। अब ये मान लो कि इस आई में वो सैलरी आई है। अब ये क्या करेगा? इस सैलरी में इंक्रीमेंट करके वापस कर देगा। ठीक है, तो आप इस लॉजिक को यहाँ पर लिखिए, और इसको क्या कर दीजिए? रिटर्न कर, या किसी वेरिएबल में स्टोर करके आई में जो भी आया उसका 10% जे में स्टोर हो गया, और रिटर्न कर दिया। अब हम मैप फंक्शन से क्या बोलेंगे? मैप फंक्शन इस लिस्ट के हर एलिमेंट के लिए इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल कर देना। अब मैप अपने अंदर से लूप लगाएगा, लूप के अंदर से इस लिस्ट के एक एक एलिमेंट को निकालेगा, और इस फंक्शन को कॉल करता रहेगा। तो ये फंक्शन इंटरनली कॉल होगा कितनी बार? उतनी बार जितने इस लिस्ट के एलिमेंट है। और जितनी बार ये कॉल होगा, हर बार आई में क्या पास किया जाएगा? इसका वो एलिमेंट जो अभी आता जा रहा है। और ये फंक्शन उस एलिमेंट का जो भी लॉजिक लगाया है वो वैल्यू रिटर्न कर देगा, किसको? मैप। अब मैप क्या करेगा? जो वैल्यू हर बार रिटर्न होकर इसे मिल रही है, उसको एक मैप टाइप डेटा टाइप होता है उसमें स्टोर करेगा। तो मुझे जो वापस मिलेगा वो एक लिस्ट नहीं होगी, वो एक मैप टाइप होगा। और अगर मैं उसे प्रिंट कराऊंगा, तो मैप टाइप मेमोरी के अंदर जहां क्रिएट हुआ है, ऐसा समझ लो एक मैप टाइप नया डेटा टाइप हो गया, पहली बार आप इसे सुन रहे हो। इसके अंदर वो सारा रिजल्ट जो आता जा रहा है हर बार, वो स्टोर होता जा रहा है। और ये मैप टाइप फिर मुझे वापस मिल जाता है। अब जब मैं इसे प्रिंट कराऊंगा, तो ये अपना एड्रेस प्रिंट कर देगा कि मेरा एड्रेस ये है। लेकिन अपने अंदर जो डेटा आया था, रिजल्ट आया था, वो प्रिंट नहीं करता। कह रहा है मैं यहाँ पर बनाऊं मेमोरी। तो हमें क्या करना है? इसका कहाँ बना? हमें तो ये बताओ कि मैप के अंदर जो रिजल्ट आए हैं वो क्या क्या है, वही तो मेरे काम के हैं, वही तो मुझे चाहिए। तो मैप टाइप क्या कहता है कि आप एक काम करो, जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को लिस्ट फंक्शन लगाकर लिस्ट में कन्वर्ट कर लो। जरूरी है लिस्ट में कन्वर्ट करना? हमने कहा नहीं, टप्पल में भी कर सकते हैं, सेट में भी कर सकते हो। सेट में करना इसलिए नहीं चाहिए, मान लो दो रिजल्ट सेम हो गए तो वो एक ही आएगा फिर रिजल्ट। लेकिन ध्यान रखना कि एक बार अगर आपने किसी में कन्वर्ट कर लिया मैप के रिजल्ट को, तो फिर दोबारा नहीं कर सकते, क्योंकि वो फ्लश हो जाता है, मैप के अंदर से फ्लश हो जाता है, दोबारा में फिर एम्प्टी मिलेगा। तो मैप के रिजल्ट को आप एक ही बार किसी में कन्वर्ट कर सकते हो, वो आप देख लो किसमें करो। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इसी काम को दोबारा आप करना है, और ये आ गया, चलिए मैंने कहा भाई इस लिस्ट के हर एलिमेंट की लेंथ निकालनी है। तो मैंने कहा मैप फंक्शन आ जाओ, ये लो लिस्ट,
मैथ क्या बोलेगा बताओ, इस लिस्ट के हर एलिमेंट पर कौन सा फंक्शन चलाऊं। तो यानी कि जो भी लॉजिक चलवाना है वो फंक्शन में लिखना पड़ेगा और फिर वो फंक्शन आपको इसे देना पड़ेगा। तो अब हर एलिमेंट की लेंथ निकालने के लिए जो फंक्शन है वो मुझे बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उसका नाम लेन होता ही है, पहले ही आता है लाइब्रेरी के अंदर, तो आप इसे दे दो लेन। तो मैथ फंक्शन को ऐसा नहीं है कि आप अपना ताजा ताजा बना के फंक्शन पास करोगे तभी लेगा वो, नहीं। आप कोई भी लाइब्रेरी का फंक्शन दे दो जो आप काम कर सकते हैं इसके साथ। तो मैंने लेंथ फंक्शन दे दिया, तो मैथ फंक्शन क्या करेगा, इस लिस्ट के हर एलिमेंट की लेंथ निकालेगा, लेंथ निकाल कर किस में रख देगा, एक मैप टाइप बफर में रख देगा, और मुझे उसे फिर लिस्ट में या टपल में कन्वर्ट करना होगा, तो मैं एक ही साथ कर लेता हूँ। अब जो रिजल्ट लिस्ट आई उसको एक वेरिएबल में स्टोर करके, अब आप इसे प्रिंट करें, आप इसको फाइल में सेव करें, जो भी करें आपकी मर्जी। एक लाइन में आंसर आ गया। तो ब्रेन के अंदर चीजें बहुत प्रेजेंट होनी चाहिए हमारे, कोड में तो एक लाइन लगेगी, बट दिमाग के अंदर बहुत कुछ होना चाहिए कि मैप फंक्शन होता है जो एक लिस्ट मांगता है, और उस लिस्ट के हर एलिमेंट पर एक फंक्शन कॉल करेगा। वो फंक्शन हमें बनाकर देना है या लाइब्रेरी का देना है, वो आप देखो क्या करना है। अब दूसरा खेल, अगर मैं आपसे को मेरे पास फिर से एक लिस्ट है, और इस लिस्ट के अंदर कुछ एलिमेंट्स है मेरे, लाइक 16, 25, 67, 100, क्या चाहते हैं। हमने कहा हम ये चाहते हैं इस लिस्ट के हर एलिमेंट का स्क्वायर रूट निकाल कर एक नई लिस्ट में रख दो। तो अब इस लिस्ट के हर एलिमेंट का अपने ब्रेन को ये इनपुट देना है कि मैप का इस्तेमाल तब किया जा सकता है जब आप किसी लिस्ट के हर एलिमेंट के लिए सिम ऑपरेशन करने की बात कर रहे हैं। तो आप खुद से लूप लगाएंगे, मैप कह रहा है वो लूप आपको लगाने की जरूरत है, वो मैं लगा लूंगा। अगर आप बोलो नहीं मुझे इस लिस्ट के सिर्फ शुरू के दो एलिमेंट कुछ करना है बाकियों पर नहीं करना है, तो मैप को याद नहीं करना, फिर खुद ही देखो लूप लगा के क्या करना। तो एक लिस्ट के सारे एलिमेंट के लिए सेम ऑपरेशन करना है, तो मैप को याद करना है, अदरवाइज मैप आपके काम करेंगे। आप बोले नहीं मैं तो एक लिस्ट के सारे एलिमेंट को सब प्रिंट करना चाह रहा था, मैप बोलेगा ये काम मैं नहीं करूँगा। कोई लॉजिक लगवाना है तो वो लॉजिक किस फंक्शन में लिखा है वो फंक्शन मुझे बताओ, और वो लिस्ट मुझे बताओ, और मुझसे अपना रिजल्ट देखो। तो कोई ऐसा काम मैप ने नहीं कर दिया जो असंभव था पहले, इसके बिना भी तो हम काम कर ही लेंगे, बस इतना है कि हमें खुद लूप लगाना पड़ेगा। ये हमें लूप लगा के पहले ही दे देता है। मुश्किल पे 1 से 2 लाइन बचेंगी बस, इससे ज्यादा नहीं बचेंगी। और 1 2 लाइन बचाने के लिए ही इंडस्ट्री में इसका बहुत यूज होता है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट में कई हजार बार यूज होता है, तो कई हजार लाइन बच जाती है फिर टोटल, है ना। तो अब बताओ कैसे करोगे, इस लिस्ट के हर एलिमेंट का स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं उसका, या तो खुद बनाओ फंक्शन, या फिर खुद ना बनाओ, ये सोच लो पाइथन की लाइब्रेरी में क्या ये फंक्शन होता है जो स्क्वायर रूट निकालता है, होता है। क्या नाम है उसका, SQRT। लेकिन ये जो फंक्शन है ये हमें डायरेक्ट अवेलेबल नहीं होता है। आपने एक चीज नोटिस शायद नहीं करी होगी, अब करिएगा, कि पाइथन की लाइब्रेरी में बहुत सारे फंक्शंस हैं। कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो डायरेक्टली अवेलेबल है, प्रिंट, लेन, टाइप, आईडी, सॉर्टेड, मिन, मैक्स। और कुछ ऐसे फंक्शंस हैं वो तब अवेलेबल होते हैं जब पहले उनके मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं। जैसे मैथ मॉड्यूल के फंक्शन हो गए, फैक्टोरियल, स्क्वायर रूट, लॉग, रैंडम मॉड्यूल के फंक्शन हो गए, टाइम मॉड्यूल के फंक्शन हो गए, OS मॉड्यूल के फंक्शन हो गए। तो अगर मैं मैथ फंक्शन के अंदर कोई ऐसा फंक्शन पास करता हूँ जो डायरेक्टली अवेलेबल है, तो मैं सिर्फ उसका नाम लिखूंगा। लेकिन अगर मैं मैप को ये कहूँ कि भाई जो फंक्शन आपको दिया जा रहा है ये एक मॉड्यूल में आता है, तो मैप क्या बोलेगा, मॉड्यूल का नेम डॉट फंक्शन का नेम, ऐसे पास करना। तो यहाँ पर अब मैं मैप फंक्शन को जब याद करूंगा क्या लिखूंगा, सिर्फ SQRT नहीं लिखूंगा, क्योंकि SQRT फंक्शन डायरेक्ट अवेलेबल नहीं होता है प्रोग्राम में। ये जिस मॉड्यूल में है पहले मुझे उस मॉड्यूल को क्या करना होता है, इंपोर्ट करना होता है। तो इंपोर्ट भी मुझे ही करना पड़ेगा, मैप कह रहा है मैं इंपोर्ट भी नहीं करूंगा, प्रोग्रामर ही करेगा इंपोर्ट।
फिर यहाँ पर आप इसका पूरा नाम लिखेंगे ऐसे करके, मैथ डॉट स्क्वायर रूट फंक्शन है, और इस लिस्ट के हर एलिमेंट पे कॉल कर लो। कॉल करके रिजल्ट आएगा मैप टाइप में, आप उसे लिस्ट में कन्वर्ट कर लो और आप उसे फिर किसी लिस्ट में स्टोर करके प्रिंट कर सकते हो। हमने कहा सीधे प्रिंट भी कर दो, हमने कहा कर दो, ऐसे कर दो, सीधे प्रिंट कर दो। बस ये है कि आगे फिर वो लिस्ट जो बनी वो यूज नहीं हो पाएगी। किसका स्क्वायर करके दिखाया आपने? हमने कहा एक्स का। तो एक बार एक्स को प्रिंट करा दो ना, ताकि पता रहेगा क्या क्या आ रहा है। 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का स्क्वायर रूट 5, 67 का 8.1, 100 का हो गया था। ठीक है। अब आई होप मैथ फंक्शन के बिहेवियर को आप समझ रहे होंगे। नहीं, मैथ फंक्शन किसी भी कंटेंट पे काम करता है। ये इन्होंने अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया। अगर मैं इसको टपल बना दूं तो भी चलेगा, सेट बना दूं तो भी चलेगा, रेंज फंक्शन पे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो आपने इस बार ये टपल दिया है, तो यहाँ पर जो आप देते हैं ये ये कोई भी एक कंटेनर हो सकता है। कंटेनर का मतलब हो गया कि ये स्प्रिंग भी हो सकता है, लिस्ट भी हो सकता है, टपल भी हो सकता है, सेट भी हो सकता है, फ्रोजन सेट भी हो सकता है, रेंज फंक्शन से बनी सीक्वेंस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ज्यादा बार हम लोग लिस्ट और टपल के साथ समझते हैं, और जब वापस लेते हैं तो उसको भी किसी कंटेनर वापस ले सकते हैं, लिस्ट में, टपल में, सेट में, फ्रोजन सेट में, किसी में भी ले सकते हैं। ठीक है। अब मैप फंक्शन का एक और बिहेवियर, मैप में अगर मुझे ऐसा फंक्शन पास करना है जो डायरेक्टली अवेलेबल है तो मैं उसका नाम लिख दूंगा। कोई ऐसा फंक्शन जो किसी मॉड्यूल के अंदर आता है तो पहले वो मॉड्यूल में इंपोर्ट करूंगा, फिर मॉड्यूल के नेम के साथ वो फंक्शन पास करूंगा। ठीक है। अब तीसरा फ्लेवर, मुझसे ये कहा गया इस लिस्ट के हर एलिमेंट को अपर केस में कन्वर्ट करके एक नई लिस्ट में दे दो। इस लिस्ट के हर एलिमेंट को अपर केस में। तो जैसे ही मैंने सुना लिस्ट के हर एलिमेंट पर कोई एक ही काम करना है, मैंने मैप के बारे में सोच लिया। अगर कोई मुझसे ये कहता है कि नहीं मुझे इस लिस्ट का पहला और आखिरी एलिमेंट अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो मुझे खुद ही लॉजिक लगा के सोचना पड़ेगा। इसके लिए कोई रेडीमेड कोई फंक्शन नहीं अवेलेबल है। हमने कहा नहीं, इसके सारे एलिमेंट को अपर केस में कन्वर्ट करके नई लिस्ट में लाना। अब मुझे दो चीजें याद आ गई। एक तो याद आ गया मैप, मैप के अंदर मैंने लिस्ट पास कर दी। फिर मैंने सोचा वो कौन है पाइथन में जो एक एक एलिमेंट स्प्रिंग टाइप का अगर है, जो कि लिस्ट के अंदर है, इस बार एक एक एलिमेंट लिस्ट टाइप का, उसको अपर केस में कन्वर्ट कर दे। क्या नाम है उसका? अपर। तो पाइथन में अपर नाम से मेथड होता है, स्प्रिंग में मेथड होते हैं, अपर, लोअर। अब अगर मैं मैप फंक्शन के अंदर एज ए फर्स्ट आर्गुमेंट अगर एक मेथड पास करता हूं, तो उसको लिखने का सिंटैक्स होगा वो मेथड जिस टाइप का है उस टाइप का नाम डॉट मेथड का। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? str डॉट अपर। ठीक है। अब ये क्या है? ये हमारा स्ट्रिंग का मेथड है। इस लिस्ट के एक एक एलिमेंट पर ये मेथड हमारा कॉल हो जाएगा। रिजल्ट को मैप में रखेंगे, उस मैप को मैं लिस्ट में कन्वर्ट कर लूंगा। उसके बाद आप सीधा प्रिंट कर लो या एक वेरिएबल में रख लो, वो आपकी मर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि मैप फंक्शन के अंदर जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो हमारा एक फंक्शन है, डायरेक्टली पास होगा। अगर वो फंक्शन एक मॉड्यूल का पार्ट है, मॉड्यूल से आता है, तो मॉड्यूल का नाम डॉट फंक्शन का नाम, और मॉड्यूल को पहले इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। अगर जो मैं लिख रहा हूँ वो एक मेथड है, तो मेथड जिस टाइप का है वो टाइप डॉट फिर उसके मेथड का। ये तीन फ्लेवर हो गए मैप के अंदर फर्स्ट आर्गुमेंट में अपना फंक्शन पास करना है।
ठीक है। अब मैप फंक्शन का एक और फ्लेवर देखते हैं, उसके बाद मैप फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। मेरे पास ना दो लिस्ट है, एक 1 2 3 4 5 वाई नाम की लिस्ट है, और यहाँ कर दिया 10 20 या 30 40 50। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इन दोनों लिस्ट के पैरेलल एलिमेंट पर ऑपरेशन करा जाए। पैरेलल एलिमेंट पर ऑपरेशन करा जाए मतलब इसको इसमें जोड़ दो। हो सकता है ये आपके फिजिक्स के मार्क्स हो, ये केमिस्ट्री के मार्क्स हो, और मुझे इन दोनों का सम करके एक तीसरी लिस्ट में चाहिए। हो सकता है ये आपकी बेसिक सैलरी हो, ये उन्हीं लोगों का एचआरए हो, ये उन्हीं लोगों का कोई और हो। अब मुझे टोटल सैलरी बनानी है, ग्रॉस सैलरी बनानी है। तो ग्रॉस सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी प्लस एचआरए प्लस समथिंग समथिंग जो भी आपको मिलता है। अब जितने एम्प्लॉय है सबकी बेसिक सैलरी है, सबका एचआरए है। अब मैं कह रहा हूँ सबको पैरेलली जोड़ दो, सबको पैरेलली जोड़ दो। इस काम को मैं नॉर्मली कर सकता हूँ, लूप लगा के अपना कर लूंगा, जिप फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा। और इस पैरेलल जब कभी मल्टीपल लिस्ट को इटरेट करना होता है तो मैं क्या यूज करता हूँ, जिप फंक्शन का यूज करता हूँ। ठीक है। अब इस काम को मान लीजिए मैं मैप से कराना चाहूँ तो कैसे कराऊंगा, और इसमें नया क्या है वो देखिए। तो मैंने क्या करा, मैंने एक फंक्शन बनाया जो इस लिस्ट के और इस लिस्ट के एक एक एलिमेंट को जोड़ने वाला काम करेगा। लेट अस सपोज ऐड, और दो आर्गुमेंट का बनाना है। आई में क्या आएगा, इस लिस्ट का एक एलिमेंट आएगा। जे में क्या आएगा, दूसरी वाली लिस्ट का सेम पोजीशन एलिमेंट आएगा। और ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा सिंपली इन दोनों का sum। मैंने मैप को याद करा, मैप से कहा मैप ऐड फंक्शन ले लो। अब ये ऐड फंक्शन आपने कॉल करना है। मैप ये बोलेगा कि देखो अभी तक आप मुझे जो फंक्शन दे रहे थे ना, वो एक एक आर्गुमेंट वाले थे। इस बार आपने जो मुझे फंक्शन दिया है ये दो आर्गुमेंट वाला है। अगर आप मुझे यहाँ पे सिर्फ एक्स दे दोगे तो मैं जो लूप लगाऊंगा एक्स पे लगाऊंगा, और एक्स के अंदर पहले लूप में 1 आएगा। अब मैं ऐड फंक्शन को बंद तो दे दूंगा, आई में पहुंच गया, जे में क्या पहुंचाऊं मैं। तो इसलिए अगर आपने जो मुझे यहाँ पर लॉजिक वाला फंक्शन दिया है जिसमें लॉजिक लिखा है, अगर वो दो आर्गुमेंट वाला है तो आपको मुझे दो लिस्ट देनी होगी। एक लिस्ट एक टपल दे दो टपल दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये फंक्शन 3 आर्गुमेंट वाला होता तो मुझे यहाँ पर 3 लिस्ट देनी होती, क्योंकि इंटरनली मैप क्या करेगा, इन सारी लिस्ट को जिप फंक्शन लगाकर पैरेलली ट्रेवर्स करेगा। ठीक है। अब क्या होगा, ऐड फंक्शन जब कॉल होगा तो आई के अंदर एक्स का पहला एलिमेंट जाएगा और वाई का पहला एलिमेंट जे में चला जाएगा। अगली बार लूप चलेगा, ऐड फंक्शन फिर कॉल होगा, एक्स का नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज 2 आई में आ गया होगा, और उसी टाइम पर वाई का नेक्स्ट एलिमेंट जे में आ गया होगा। हर बार जो रिटर्न आ रहा है मैप ने अपने अंदर स्टोर करा होगा, मैंने उसे लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया। जो भी रिजल्ट आया आप उसे जेड में स्टोर कर। 11 22 33 44 55, 11 22 33 44। अब मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन ये पूछूं, क्या मैप फंक्शन कोई लॉजिक प्रोवाइड करता है हमारी लिस्ट के लिए? आंसर इज नो। मैप फंक्शन सिर्फ इटरेशन प्रोवाइड करता है हमारी लिस्ट के लिए, हमें कहीं लूप नहीं लगाना पड़ा पूरे कोड में। और अगर मैप फंक्शन नहीं होता तो हम कर सकते थे इस काम को, बस एक लूप लगाना पड़ता है एक्स्ट्रा। एक काम और कर देता है कि हम खुद लूप लगाएंगे तो उसके अंदर जो भी हम लॉजिक लिख रहे हैं उस लॉजिक का रिजल्ट हमें खुद से एक लिस्ट में अपेंड कराना पड़ेगा। यहाँ पर मैप उसे अपने अंदर संभाल कर रख लेता है और हम उसे सीधा लिस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, बार बार अपेंड कराना नहीं पड़ता, बस इतना ही काम करता है। लेकिन वो कोई लॉजिक प्रोवाइड नहीं करता, उसको जोड़ना घटाना गुणा भाग करना है या कुछ भी करना नहीं आता है मैप को। वो कह रहा आप ही बताओ क्या करना है, मैं बस कर दूंगा। करना आप बताना आपको ही पड़ेगा कि करना क्या है।
तो जो करना है उसके लिए एक फंक्शन बनाओ और उस फंक्शन के अंदर अपना लॉजिक लिखो और फिर उस फंक्शन को किसको दे दो, मैप को। ठीक है, तो इस तरह से मैप फंक्शन डे टू डे प्रोग्रामिंग में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यू के अंदर पूछे जाने वाला टॉपिक अच्छे से हमने कवर कर लिया है, काफी प्रैक्टिस मैंने इस पर करा दी है।